नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नहीं रहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दलों के नेताओं ने जताया दुख। कल सैफई में होगा अंतिम संस्कार। टीसीएस के नतीजे अनुमान से बेहतर। दूसरी तिमाही में कंपनी का सीसी रेवेन्यू और मुनाफा बढ़ा। डॉलर रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक एट्रिशन 19.7% से बढ़कर 21.5%। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार नीचे से सुधरकर बंद। आईटी बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में रिकवरी। सेंसेक्स 200 और निफ्टी 74 अंक गिरकर बंद। विदेशी कंपनियों की ओर से डिफेंस, स्पेस जैसे सेक्टर में टेक स्टार्टअप के अधिग्रहण पर सख्ती की तैयारी। सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। चेक बाउंस को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की तैयारी। सरकार कर सकती है कानून में बदलाव। डिफॉल्टर पर दूसरी सख्तियों का हो सकता है प्रावधान। पुतिन ने लिया यूक्रेन से क्रामिया ब्रिज उड़ाने का बदला। कीव समेत कई शहर पर किए ताबड़तोड़ हमले। ब्रिज को भी उड़ाया। और खबरों की शुरुआत करेंगे टीसीएस के नतीजों से, जो अनुमान से बेहतर आए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का सीसी रेवेन्यू और मुनाफा बढ़ गया है। डॉलर रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक है, लेकिन एट्रिशन 19.7% से बढ़कर 21.5% हुआ है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं हर्षदा से। हर्षदा, बताएं कैसा है टीसीएस के ये नतीजे, किस तरीके के हैं आपके? हर्षदा सावंत से हम जुड़ेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो अनुमान लगाया गया था टीसीएस के बारे में, उससे कहीं बेहतर नतीजे आते हुए, और खास करके जो प्रॉफिट की बात है वो भी काफी ज्यादा इस बार टीसीएस के Q2 की दिखी। और यही नहीं, एबिटा मार्जिन और साथ ही साथ मार्जिन भी इस बार काफी बेहतर रहा टीसीएस का। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जो अनुमान था, खास करके 10,431 करोड़ रुपए का मुनाफा, यानी कि कंसोलिडेटेड मुनाफा है, कंसो मुनाफा है, वहीं जो कंसो एबिटा था वो भी इस बार 24% ज्यादा था टीसीएस का पिछली बार से के मुकाबले। जो अनुमान था वो 10,248 का था टीसीएस के कंसो मुनाफे का, लेकिन वो इस बार बढ़ा है। यही नहीं, जो आय थी उसका भी जो अनुमान था 54,905 करोड़ का, वो भी बढ़कर 55,309 करोड़ रहा। इसके अलावा एबिटा जो कंसो था वो भी बढ़ा, यानी कुल मिलाकर अनुमान से काफी बेहतर नतीजे। हर्षदा हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्यादा डिटेल उनसे लेते हैं। हर्षदा, कैसे रहे टीसीएस के इस बार के नतीजे, अनुमान से कितने बेहतर? टीसीएस ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए और ये नतीजे आप कह सकते हैं उम्मीद से काफी बेहतर है। जो बेहतरी दिखाई दी है वो खासतौर से मार्जिन्स में देखने को मिली है, क्योंकि अनुमान था कि करीब 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिलेगा। पिछली तिमाही से इस तिमाही में 90 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है और 24% के आसपास का मार्जिन दर्ज हुआ है। साथ ही साथ कंपनी कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर भी उम्मीद पर से बेहतर प्रदर्शन दिखा रही है। 4% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। इस तिमाही में कंपनी ने 10,000 करोड़ के ऊपर का मुनाफा पहली बार मार्क किया है। ये खासियत है। साथ ही साथ डील विंस के लिहाज से कंपनी कहती है कि ऑर्डर बुक इनकी $8.1 बिलियन पर खड़ी है दूसरी तिमाही के लिए। लेकिन खास बात यह है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद और खास तौर से यूके और यूरोप की चिंताओं के बीच इन्हीं दो मार्केट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यूके के मार्केट में लगभग 15% का इजाफा, यूरोप का मार्केट करीब 14% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 17% से ज्यादा की ग्रोथ अमेरिकी बाजारों में दर्ज होती हुई दिखाई दी है। यही नहीं, जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है उसमें भी संकेत है कि यहां से मार्जिन्स में और बेहतरी देखने को मिलेगी। करेंसी का एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्जिन्स को मिल रहा है। साथ ही साथ प्रायोरिटी यही रहेगी कि मार्जिन्स को प्राथमिकता दे, उनको और बेहतर करे। तो वहां पर एक इशारा है कि शायद मार्जिन्स में अब ट्रैजेक्टरी जो है बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। एक जो दिक्कत दिख रही है वो है हायरिंग का आंकड़ा। हम सब जानते हैं एक के बाद एक कई कंपनियों ने अपने ऑफर्स वापस लिए थे, वो काफी रिपोर्ट भी किया गया था। टीसीएस कहता है कि उन्होंने जो भी लोगों को नौकरियां दी हैं, जो ऑफर्स दिए हैं, सबको ऑनर किया गया है। हालांकि जो नेट एडिशन है वो इस बारी 10,000 के आंकड़े से कम का है। 9,840 नई कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है। अट्रिशन का आंकड़ा 19% से बढ़कर 21.5% पर आया है। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट ये साफ कह रहा है कि अट्रिशन जो है अपने पीक पर आ चुका है, यहां से आगे और इजाफे का अनुमान नहीं है। अब और डिटेल
डिटेल देखना होगा कि कंपनी खासतौर से इस हेडकाउंट को 10,000 के नीचे क्यों रख रही है। क्या ये एक इशारा है कि आगे शायद एक स्लो डाउन का डर है, इसीलिए कम लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं, या फिर अट्रिशन अपने आप से खत्म हो जाएगा या कम होता हुआ दिखाई देगा तो ज्यादा बाहर से लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं होगी। ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट पर कंपनी कह रही है कि हाँ, इनके क्लाइंट्स काफी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के ऑर्डर्स में कोई देरी नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जिन सेवाओं को ये प्राथमिकता देते हैं वहां पर विंस जो है वो काफी पॉजिटिव है और वो एक दरअसल तेजी की तरफ इशारा है। कुल मिलाकर नतीजे बेहतर रहे हैं दूसरी तिमाही के टीसीएस के। जी हाँ, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका हर्षदा। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके के नतीजे रहे टीसीएस के Q2 के। और अब बात मार्केट की। बाजार आज शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। आईटी बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में रिकवरी हुई। आज के कारोबार की बात करें तो सेंसेक्स 200 पॉइंट गिरकर 57,991 पर और निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 17,241 पर बंद हुआ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल के मुताबिक इस समय सरकार का पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत बनाने पर है, इसलिए देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी दमदार नजर आ रहा है। एक और थीम जो निकल कर आ रही है रामदेव जी, वो है मैन्युफैक्चरिंग, कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, आप मैन्युफैक्चरिंग पे बस फोकस करिए। आप अग्री करते हैं उससे? मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज आएंगे क्लियरली। मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी जो अभी जो दिख रही है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। एडिशनल मतलब जो आपको डोमेस्टिक था उसके ऊपर से एक मतलब PLI स्कीम के अंडर में आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल सकता है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो यू हैव टू बी मतलब गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है कि मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे आगे बढ़ाएं ताकि जॉब्स क्रिएट हो, ताकि इकोनॉमी में जो GDP में 15-17% रह गया है, हाउ डू वी पुश इट टू 20-25%, वो एक काम चालू है। तो उसमें अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें इवन आई डोंट नो वेदर डिफेंस कुड बी कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, यू नो। तो उस तरफ जो है मतलब मेरे को लगता है ज़्यादा क्या है, देखिए मेरे को जो अभी जो ना डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर ज़्यादा भरोसा है देन एक्सटर्नल डिमांड। और एक्सटर्नल डिमांड ऑल्सो कम्स एट अ कॉस्ट एट टाइम्स। इफ दे आर नॉट बूमिंग देन दे आर विलिंग टू पे वेरी लिटिल, व्हेन दे आर बूमिंग दे आर विलिंग टू पे significant premium to domestic. So right now my most premium sector and customers are sitting in India. What they would, so I would like to have much more predominant share of consumption or revenue coming from India because that is predictable. और रामदेव अग्रवाल से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शाम 7:27 पर। सरकार चेक बाउंस के मामले को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है, यानी कि चेक बाउंस के चलते अब किसी को जेल नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही चेक की रकम वसूली का दूसरा रास्ता भी तैयार किया जाएगा। इस खबर पर डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं कानून में क्या बदलाव करने जा रही है सरकार चेक बाउंस के? बिल्कुल, देखिए अगर आपके बैंक खाते में पर्याप्त रकम नहीं है तो भली भांति सोच समझकर ही चेक जारी करें, क्योंकि अगर चेक डिसऑनर हुआ तो हो सकता है कि इसकी वसूली आपके दूसरे बैंक खातों से की जाए या फिर बैंक आपको नया खाता खोलने पर भी रोक लगा दें। यही नहीं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है, जिससे कि बैंक आपको नया लोन नहीं देगा। इसके साथ साथ जो GST के तहत जो स्टार रेटिंग सिस्टम आने वाला है उससे आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी स्टार रेटिंग खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार कोशिश ये कर रही है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए, उसमें जो 2 साल का जेल का प्रावधान है उसको हटाया जाए, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ ऐसे सख्त प्रावधान लाना चाहती है जिससे कि देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे जो करीब 35 लाख चेक डिसऑनरिंग के केसेस हैं उस पर लगाम लगाई जा सके, उसमें कमी लाई जा सके। तो कुल मिलाकर जो जेल के प्रावधान के बावजूद भी इस तरह के मामलों में कमी नहीं आ रही है, लिहाजा सरकार इस तरह के सख्त प्रावधान इस एक्ट में लाना चाहती है ताकि जो पेई है या फिर जो चेक डिसऑनर के मामले हैं उनमें आने वाले दिनों में कमी लाई जा सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक आपका। और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की, जो हमारे बीच नहीं रहे। 82 साल की उम्र में उनका गुरुग्राम के मेदांता में निधन हो गया। आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली।
यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई पहुंच गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी भी सैफई जाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी समेत देश भर के दिग्गज नेताओं ने मुलायम सिंह के निधन पर दुख जताया। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। और मुलायम सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने भी शोक जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन एक बेहद दुखद समाचार है। वो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। मैं श्री अखिलेश यादव समेत सभी शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव के निधन को अपने लिए भी एक बड़ी क्षति बताई। मुलायम सिंह यादव जी का एक वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। और हमारे तो संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ घर में है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम क्योंकि सिंगापुर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और मुलायम सिंह यादव वो एक नाम, वो एक चेहरा, वो एक शख्सियत जिसने जब भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखा तो प्रदेश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। जिसका कायम है, उसका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनकी माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। पिता ने अपने बेटे मुलायम के लिए पहलवान बनने का सपना देखा था, लिहाजा मुलायम बचपन से अखाड़े में उतर कुश्ती के दाव पेंच सीखने लगे। लेकिन उस वक्त किसी को ये इल्म नहीं था कि यही मुलायम एक दिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की सियासत का एक दिग्गज नेता और महारथी बनेंगे। 15 साल की उम्र में मुलायम इस आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवाद को नजदीक से जानने समझने का मौका मिला। बस यहीं से मुलायम के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद। तो उस वक्त हम लोहिया जी को, हमारे बच्चे जानते कि लोहिया तो गाटर लोहिया जिंदाबाद, डॉक्टर को गाटर कहते थे। गांव से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मुलायम सिंह ने इटावा के केके डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई करने लगे। इस दौरान प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनाई और मुलायम सिंह न सिर्फ उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बने बल्कि वो इलाके के गरीबों और किसानों की आवाज भी बन गए। यानी पढ़ाई, पहलवानी और सियासत एक साथ चलने लगी। इसी दौरान जसवंत नगर में
कुश्ती के एक दंगल में विधायक नत्थू सिंह की नजर मुलायम सिंह पर पड़ी। अखाड़े में मुलायम के दांव देखकर नत्थू उनके मुरीद हो गए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना सियासी शागिर्द बना लिया। 2 साल बाद साल 1967 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। डॉक्टर संजय लाठर ने अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखा है कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए ना तो पैसे थे और ना ही संसाधन। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव प्रचार करते थे। मुलायम का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था, लेकिन मतदान के नतीजों ने सबको चौंका दिया। सियासत के अखाड़े की पहली पारी में मुलायम सिंह यादव सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र विधायक बने और बस यहीं से उनके नेताजी बनने की कहानी भी शुरू हो गई। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया के निधन के बाद सूबे की राजनीति में सोशलिस्ट पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। उस दौर में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल पार्टी मजबूत हो रही थी और मुलायम सिंह यादव के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चौधरी चरण सिंह नेताजी को प्यार से नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी जेपी आंदोलन से जुड़े। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और उस दौरान मुलायम सिंह यादव को 9 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव हुए और 1977 में केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। 80 के दशक में यूपी का सियासी चक्र एक बार फिर घूमा और चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी टूट गई। इस दौरान मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। नेशनल फ्रंट की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। 2012 के चुनाव से पहले नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की कमान सौंपकर दिल्ली की सियासत का रुख कर लिया। मुलायम सिंह यादव भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने सियासी दलों और विचारधाराओं से परे जाकर सबको सहयोग दिया। यही वजह है कि सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से उनके अच्छे रिश्ते रहे। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये मैं तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसको इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री बार बार न सिर्फ गुजरात के दौरे कर रहे हैं, बल्कि हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात भी अब तक प्रधानमंत्री दे चुके हैं गुजरात को। इस पर डिटेल लेते हैं केतन जोशी से, उनके ताजा दौरे पर। केतन, क्या कुछ डिटेल इस वक्त आपके पास, बताएं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने रोड शो किया। आज दौरे का उनका दूसरा दिन है। कल भी वो राजकोट के पास एक जामकंडोरा नामक गांव है, वहां पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और अभी 3 दिन के दौरे में 14,500 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास वो
करने वाले हैं, कुछ कुछ कर चुके हैं। खास बात यह है कि अभी भी गुजरात चुनाव की तारीख है वो डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी मोड पर आ गए हैं और अपने 20 साल के गुजरात के साथ उनके जो एक्सपीरियंस है, उनका जो शासन का जो रवैया है, वो सबको साथ अपने जोड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार किस तरह से काम करती है वही लोगों को दोहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ अल्प विराम है, अगले सप्ताह भी प्रधानमंत्री वो गुजरात आएंगे और इसी तरह वो खुद गुजरात विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसका एक चेहरा बनेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर गुजरात के चुनाव के लिए कमर कस चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार गुजरात को एक के बाद एक कई तोहफे देते हुए, लेकिन गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है। इससे पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जुबानी जंग जरूर अप्रिय होने लगी है। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया पर पीएम मोदी के लिए अपशब्द का प्रयोग करने के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें गोपाल इटालिया पीएम मोदी को अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बीजेपी न सिर्फ गोपाल इटालिया बल्कि केजरीवाल पर भी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि गोपाल इटालिया केजरीवाल के स्तर तक गिर चुके हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी के अपमान को हर गुजराती का अपमान बताया। ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था वो हिंदुस्तान के राजनीति के चरित्र को बदलने आए हैं। देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रभावशाली और कर्मठ प्रधानमंत्री को अगर नीच कहा जाए, और वह भी एक बार नहीं कई बार एक वीडियो में गोपाल इटालिया जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द करके संबोधित कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। आज अगर मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में कोई फर्क नहीं रहा है। और गुजरात में बीजेपी का चैलेंजर कौन, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, और क्या गुजरात में बीजेपी को हराना मुमकिन है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और भारत की स्पेस इकोनॉमी 2025 तक लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की होने की संभावना है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी कि ISPA और E&Y की रिपोर्ट डेवलपिंग द स्पेस इकोसिस्टम इन इंडिया फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ में कहा गया है कि छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग देश में उपग्रह निर्माण को बढ़ावा देगी और स्पेस टेक कंपनियों को इनक्यूबेट करने में मदद करने के लिए इस क्षेत्र में वैश्विक स्टार्टअप को आकर्षित भी करेगी। हमने EY के साथ में एक डॉक्यूमेंट निकाला है जो कि हमने 1 साल की रिसर्च अलग अलग सेक्टर्स में की है और अपने मेंबर्स से इनपुट लेकर, और उस रिपोर्ट का एक नतीजा ये है कि हमारे अंदाजे से 2025 तक भारत की स्पेस इकॉनमी 13 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और मुझे ये उम्मीद है कि रेगुलेशन और सब कुछ जल्दी से आएगा तो ये और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।